लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं फिर एक बार बेटा करंट अफेयर्स की क्लास। नाउ लिसन केयरफुली। जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के 4 राज्य सरकारों से यह एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा है, पूछा है कि आप केंद्र सरकार के प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत योजना, जो हेल्थ से जुड़ी योजना है, इसको आप क्यों नहीं अपने राज्य में अप्लाई कर रहे हैं, जबकि इसके सारे खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। क्या आपत्ति है और क्यों है और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने राज्य में कहीं ना कहीं हम भारतीय नागरिकों या आपके राज्य में रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों आर्टिकल्स 14 और आर्टिकल्स 21 का हनन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। वो 4 राज्य आप भी समझ सकते हैं। तेलंगाना है, वो 4 राज्य में एक, ठीक है, बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और एनसीटी दिल्ली है। केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, ठीक है, राव साहब हैं, और एक कौन हुए आप समझ सकते हो, उड़ीसा पटनायक साहब हैं। यानी ये सब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं, और खास करके निशाने पर कौन होते हैं आप जानते हैं। तो तेलंगाना से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, और जैसा मैंने कहा एनसीटी दिल्ली यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह तो बिल्कुल अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का वायलेशन है, जवाब दीजिए। देखिए कब तक जवाब देते हैं जनाब, तो ये इंपॉर्टेंस है। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसे 2022 से लागू किया जाएगा। 2022 से लागू किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आप भी जानते हैं प्रत्येक वर्ष तो नहीं, पर प्रत्येक 2 वर्ष पर, बाई ईयरली, प्रत्येक 2 वर्ष पर भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री मिल करके हम देखते हैं कर्नाटक के बैंगलोर के येलहंका नाम के एयर बेस जो है उसके एरिया में एयर शो ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, जिसमें विश्व के 50 देश के प्रतिनिधि आते हैं और एयर शो देखते हैं। और हमारे जो डिफेंस रिलेटेड, सिविल एविएशन रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, कोई यंत्र है, कोई चीज़ है, कोई यान है, उसको देखते हैं तो ऑर्डर भी बुक करते हैं और हमारा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिक्री होती है। तो ये एयर शो एक प्रदर्शनी है जो इस बार भी होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको बढ़ा के 2021 में कर दिया गया है। उसी की सूचना मैं दे रहा हूं। एयर इंडिया शो 2021 will start 3rd of February and will end 7th of February 2021 at Yelahanka, बेंगलुरु। ठीक है, तो इस बार एयर शो येलेहंका बैंगलोर में जो हो रहा है, कब हो रहा है? 2021 के, समझ गए आप, 3 से 7 फरवरी के बीच, अर्थात ये प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ये ध्यान दीजिएगा ना। बेटा बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात कह रहा हूं, जो मुंबई है, झोपड़ पट्टी बहुत है, और झोपड़ पट्टी में बहुत लोग रहते हैं जिसको झुग्गी कह देते हैं, और झुग्गी में वहां पर कामतापुर है एक जगह, कामठीपुरा भी कह देते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, और बहुत तकलीफ में लोग रहते हैं। क्यों झुग्गी झोपड़ी है वो हम सब जानते हैं, पर मेरे कहने का मतलब है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग 1956 में मुंबई में लगभग मुंबई की आबादी के 8% थे। आज 2011 के जनगणना के अनुसार मुंबई में, महाराष्ट्र की बात नहीं, मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की आबादी आज 42% हो गई है। सोचनीय है वहां की सरकार का विकास का पैमाना और अर्बनाइजेशन का परिणाम कैसा गंदा है, और यह भी सोचनीय है कि ऐसा क्यों है। उसके पीछे पूरे भारत के और करीब हर राज्य का योगदान है। ये बात समझाई? आई एम कमेंटिंग जस्ट। अब आइए,
Audit Bureau of Circulation Chairman 2020-21 now newly appointed देवेंद्र, ठीक है, दरदा, जो ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लोकमत मीडिया ग्रुप के। लोकमत मीडिया ग्रुप है महाराष्ट्र के, उसके एमडी हैं देवेंद्र दरदा। उनको अभी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन 2020-21 एक वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया। ये जो जितने अखबार होते हैं उसका जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन कितना छापता है, कितना बेचता है, कितना दावा करता है, उसको हम बहुत सारे अखबार, यानी भारत सरकार अखबार कंट्रोल रेट पे देती है, बहुत चीप रेट पे। जैसे एक अखबार का पूरा रोल है, तो मान लेते हैं कि एक अखबार का एक रोल है जिसमें कि पूरा एक अखबार 16 पन्ने का हो जाता है, तो ये एक रोल है। तो एक रोल का कीमत मान लेते हैं कि बाजार में 10 रुपये है, तो इनको 2 रुपये 3 रुपये मिलता है, फिर तो पेपर आपका इतना सस्ता आता है। असल कमाई तो विज्ञापन से होती है, तो ये देती है। और यही वजह है कि जो पेपर ज़्यादा दिया, मान लेते हैं ये लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार। जैसे मान लेते हैं कोई भी अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स ही है, तो उसने अपने आप को शो कर दिया कि हम जो है 3 करोड़ छापते हैं रोज अखबार। पता चला वो छाप रहा है 1 करोड़, छाप रहा है 2 करोड़। 1 करोड़ का छाप ही नहीं है, प्रिंटिंग ही नहीं होती। तो 1 करोड़ का, लेकिन पेपर तो उसको 3 करोड़ अखबार के हिसाब से गवर्नमेंट के रेट पे मिला। 10 रुपए का पेपर 2 रुपए में मिला। तो इस तरह से एक रोल पे 8 और 1 करोड़, 8 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ये 8 करोड़ रुपए का बंदरबाट हो जाएगा। समझ में आई? एक तो जो कहेंगे नेता लोग, जिसकी जब सरकार होगी सत्ता पक्ष का पेड न्यूज लिख देंगे। दूसरा कि उन लोगों तक पैसा पहुंचाएंगे। ये सब खेल चलता है। और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन है, वहां तक भी पैसा पहुंच सकता है, और ऐसा होता है। मैं मीडिया में रहा हूं, मुझे पता है कि लिखते हैं कुछ, छापते हैं कुछ, हकीकत है। ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो मौजूद है मीडिया में, एक पर एक धुरंधर हैं। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर एक पर एक धुरंधर। अब आइए अगला। अब बात कर रहा हूं स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019। स्टार्टअप इंडिया तो जानते ही हैं, उसकी 2019 की जो रैंकिंग आई है, तो बेस्ट परफॉर्मर एक रैंकिंग है। बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा, तो हम कहेंगे गुजरात। टॉप कौन रहा, कर्नाटक और केरला। लीडर स्टेट कौन रहा, बिहार महाराष्ट्र। ठीक है, तो बिहार महाराष्ट्र राजस्थान और भी रहे, तो लीडर स्टेट में बिहार आया है। ये बिहार के एग्जाम वाले याद रखिएगा। टॉप में जो है कर्नाटक केरला रहा है, वो आप याद रखिए। और बेस्ट परफॉर्मर गुजरात, ये सब लोग याद रखिए। अब सवाल है कि हरियाणा वाले बच्चे, झारखंड वाले बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे बस ये याद रखें कि आप जो हैं, क्या हुआ, एस्पायरिंग लीडर में आए हैं। एस्पायरिंग लीडर में आए हैं स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में, तो ये याद रखना है। अब आइए, भारत में कुल स्टार्टअप आज की तारीख में 36,000 है। नियर अबाउट 36,000 स्टार्टअप्स इन इंडिया वर्किंग। और 36,000 की दूरी, कहने का मेरा मतलब है कि इक्वेटर से, पृथ्वी के इक्वेटर से 36,000 की दूरी पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टैब्लिश्ड किया जाता है। क्योंकि इन पोजीशन पे जाके जो पृथ्वी का मूवमेंट का टाइमिंग है, रिवॉल्वेशन टाइमिंग, और इसका एक हो जाता है, यानी स्टेशनाइज्ड हो जाता है, ठहर जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये चीजें, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फंड की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फॉरेन एक्सचेंज फंड क्या मतलब है, समझिए। फॉरेन एक्सचेंज फंड यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो है, हर देश का होता है, भारत का भी है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार प्रत्येक सप्ताह पर इसको ऑडिट करके बताया जाता है कि कितने बने, बढ़े या घटे। विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीजें होती हैं। गोल्ड डिपॉजिट जो भारत सरकार के पास होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं, एसडीआर स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स जो होता है, जो हम आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सॉरी वर्ल्ड बैंक में रखते हैं, और एक होता है आपका जो खुद की पूंजी है, गोल्ड। वो तो गोल्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एसडीआर हुआ। उसके बाद जो आईएमएफ में जो हमारा ट्रेंच है, आईएमएफ में जो ट्रेंच है वो, और फॉरेन करेंसी है। 4 चीजें। तो क्या घटा क्या बढ़ा उसके आधार पर पिछले कई सालों से रिकॉर्ड चढ़ाई हो रही है, ओवरऑल बढ़ रहा है। तो जो अभी 4 सितंबर व्यतीत हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि 542.013
अरब डॉलर रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है। ये इंपॉर्टेंट है। कहिएगा क्यों? क्योंकि इसके बाद ये थोड़ा नीचे आएगा, 41 541 पे आ जाएगा, तो कम होगा। तो ये रिकॉर्ड है, 542.013 अरब डॉलर रिकॉर्ड अचीवमेंट है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का मायने रखता है। पर चाइना हमसे बहुत आगे है। हमसे लगभग वो फिलहाल 8 या 9 गुना आगे है। अब आइए बात कर रहे हैं उस व्यक्ति विशेष की जो आपके क्वेश्चंस में तो नहीं आएंगे, पर बेटा जीएस का मतलब सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना नहीं है, आपका ओवरऑल एक पर्सनालिटी मेकिंग भी है। शादी में, विवाह में, जनेऊ में, संस्कार में, कहीं डेड बॉडी को भी जला रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं, तो वहां भी आप पॉलिटिक्स बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं। वहां मैथ, गणित, रीजनिंग की बात नहीं होती, इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा, ग्रामर की बात नहीं होती। बात होती है जनरल स्टडीज की, जीके की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, राजनीति की बात होती है, अपने संस्कार, इतिहास, कल्चर की बात होती है। तो जीएस आपकी पूरी पर्सनैलिटी मेकिंग का हिस्सा है बेटा, इसको इग्नोर कभी मत करिएगा। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूं और जो कुछ बातें कुछ समझाने के लिए, ताकि आप भी प्रेरित हों और अपने समाज के लिए बेहतर काम करें। आप लोग की ही प्रेरणा से मैं आपके लिए एक बेहतर काम कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा। 70 वर्षीय एक ब्रिजमोहन नाम के व्यक्ति हैं, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में टुमकुही रोड के पास रहते हैं। एक पॉलीथीन का घर बना के उसमें रहते हैं। 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं। इनको लोग प्यार से झिल्ली बाबा कहते हैं। नाम तो ब्रिजमोहन है, पर झिल्ली बाबा कहते हैं। एक्चुअली एक समय था कि वो रेलवे स्टेशन पर पानी पीने गए थे, तो कोई पीने नहीं दिया। रेलवे स्टेशन वाले ने लगी होगी अंदर, तो पीने नहीं दिया, तकलीफ हुई। फिर उन्होंने तय कर लिया कि ऐसे हमारे जैसे कई होंगे, तो वो जहां तहां जाते हैं, बैठे रहते हैं, कोई 10 रुपया दे दिया, कोई 5 रुपया दे दिया, जो भी पैसा जमा होता है, मिनिमम नीड, लंगोटी में ही रहते हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं, और जो पैसा जमा होता है उस पैसे से रेलवे स्टेशन के बाहर या क्रॉसिंग जहां होती है रेलवे क्रॉसिंग, वहां पर वो क्या करते हैं, एक ट्यूबवेल लगा देते हैं, चापाकल, हैंड पंप लगाते हैं, और उस पर लिखा होता है, मतलब सबके लिए, कोई भी पानी पी ले, पानी जल ही जीवन है। सोचिए जरा। और फिर लोगों को ये पसंद आया, तो उनकी बड़ी मदद करते हैं लोग, और वो यही काम करते हैं। अयोध्या से लेकर, अयोध्या उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड के देवघर तक के सफर के दौरान रेलवे स्टेशन के दरमियान 88 रेलवे स्टेशन और रेलवे क्रॉसिंग पर इन्होंने हैंड पंप लगवाए हैं, और लोग उसमें जो है पन्नी बांध देते हैं, झिल्ली बाबा का नाम दे देते हैं कि झिल्ली बाबा का है, यहां तुम्हें पानी पीने के लिए कोई नहीं रोकेगा। तो 70 वर्षीय ब्रिजमोहन कुशीनगर टुमकुही रोड पर रहने वाले, जिसे झिल्ली बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 88 रेलवे स्टेशन और रेलवे क्रॉसिंग पर हैंड पंप लगाए हैं अपने खर्च पर, अयोध्या से लेके देवघर धाम तक के बीच में। ऐसे एक पर एक लोग हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने में बेटा। देखिए, वो बाबा मूर्ख गवार लोग कहेंगे, पर इनके दिमाग में क्या है, यही तो भारत सेवा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको पानी के इस काम को लेकर के कम से कम मोदी जी इसकी चर्चा करेंगे। मोदी जी को इनकी चर्चा मन की बात में करनी चाहिए, और कुछ संगठन आगे आए और उनके इस काम को आगे बढ़ाएं। दैट्स गुड। अब आइए बिहार की एक बात करता हूं। बिहार राज्य बीज निगम ने, देखिए, बिहार स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन ने बीज के पैकेट पर क्यू आर कोड, क्यू, ठीक है, क्यू आर का मतलब कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स, क्यू आर कोड डालकर बीजों की ट्रैकिंग करने की व्यवस्था की शुरुआत किया है। और यह भारत का पहला राज्य है जो अपने बीज के पैकेट पर, जो खाद्यान्न के बीज के पैकेट होते हैं, उस पर क्यू आर डाल के इसकी ट्रैकिंग की शुरुआत किया है। दैट्स गुड। अब आइए जम्मू कश्मीर में सेना ने कश्मीर में अनंतनाग से संचालित कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की है। यह क्वेश्चन बनना चाहिए, यह क्वेश्चन बनना चाहिए। मेरे जो फैंस हैं फेसबुक पे, सोशल साइट पे,
कश्मीर से करीब 20-25 हमारे बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आपने मुझे जोड़ा है। इस तरह से दिमाग में हमेशा एक कश्मीर रहता है, और हमें आदिल याद आता है, नुसरत याद आता है, रूबी बेटी याद आती है। ये सब मेरे दिमाग में बैठता है, नो डाउट। तो अच्छा है ये, तो ध्यान में रखेंगे। और मैं खुद अच्छा फील करता हूं कि मैं यही सिर्फ नहीं हूं, क्योंकि मैं आदिल के भी जुबान में हूं, सरफराज के भी जुबान में हूं, कहीं ना कहीं मैं जफर के जुबान में हूं। जावेद भी मुझे याद करता है जब ये वीडियो वो देखते होंगे। रोज हमारी मुलाकात पीडीएफ से होती है उन सब बच्चों से। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना ने एक सामुदायिक रेडियो, कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की है अनंतनाग से। ठीक है, अनंतनाग से शुरुआत की है, और ये रेडियो में दो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, एक उर्दू और एक कश्मीरी भाषा का इस्तेमाल होता है। इसके तहत जो है इस रेडियो का नाम रखा गया है रेडियो राबता दिल से दिल तक। बड़ी अच्छी बात है, रेडियो राबता दिल से दिल तक। इसमें जो हमारे भटके हुए युवा हैं, उन युवाओं से बातचीत होती है, उनकी फरमाइश पे सॉन्ग भी होती है, और बहुत सारे जो है मशविरा भी होता है, और उनसे बातचीत चलती है। जैसे हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, ठीक वैसे हमारे सैनिक कश्मीर के अपने युवा बच्चों से बातचीत करते हैं। रेडियो राबता दिल से दिल तक। अब आइए, यूनिसेफ इंडिया ने, ठीक है, हैशटैग एक प्रोग्राम निकाला है यूनिसेफ। अभी अभी मैंने चर्चा किया यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ इंडिया ने एक प्रोग्राम निकाला है, एक ऑपरेशंस कह लीजिए, आजकल एक मिशन चल पड़ा है, हैशटैग एवी चाइल्ड, एवी चाइल्ड हैशटैग, जिसके तहत इसके यूथ आइकॉन इंडिया के लिए बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड के लिए जो यूथ आइकॉन है वो है हमारे एक प्यारे फुटबॉलर जिसको कहते हैं डेविड बैकहम, जो इंग्लैंड के हैं, और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, फुटबॉल हाई रंपा, ऐसे ही कोई मूवी बनी थी। कोरोना काल में 3 गुना ज्यादा सोने की खरीदारी हुई है। ध्यान दें, सोने का इंपोर्ट उतना नहीं हुआ है, पर विद इन द इंडिया रिटेल में गोल्ड परचेजिंग 3 गुना हुई है। देखा जाए तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो पिछले साल जो मार्च से लेकर सितंबर के बीच में गोल्ड की खरीदारी हुई, उससे 3 गुना ज्यादा लोग इस पीरियड में खरीदेंगे, क्योंकि गोल्ड की जिस तरह से वैल्यू बढ़ रही थी, लोगों को लग रहा था, और शेयर बाजार गिर रहा था, अब इकोनॉमी डाउन हो रही थी, तो लोगों को अपनी पूंजी कम होने की वजह से पूंजी को बढ़ाना आता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। तो जिसके पास पैसे थे, सक्षम थे, वो इन्वेस्ट किए गोल्ड में, और गोल्ड खरीद के रख लिए। ये चीज है, समझ आई बात। अब आ जाए, इंडियन रेलवे बोगी के अंदर का रंग बदलने जा रही है। ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछेगा, रेलवे के एग्जाम में पूछेगा। इंडियन रेलवे अपने पैसेंजर ट्रेन के, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन के बोगी का जो इनर सेक्शन का रंग है उसको बदलेगी, क्योंकि अभी का जो रंग है बड़ा बोरियत देता है, इंथुजियाज्म नहीं देता। अब जैसे मेरे पर्दे का रंग है, अच्छा तो लगता है, लेकिन और आपको हैप्पीनेस फील होता अगर ये इस तरह का कलर होता, या तो ग्रीन कलर हो जाता कुशन, ठीक है, ये कुशन की तरह, या फिर स्काई ब्लू हो जाता, तो और आपको प्लीजेंट फील देगा, नेचर है। तो वही चीजें हैं। इंडियन रेलवे गोइंग टू बी चेंज द इंटरनल कलर ऑफ ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, अब उसे समुद्र का हरा, सी ग्रीन कलर, यानी समुद्री हरा रंग से उसे रंगा जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो जो समुद्री हरा रंग है उसका ग्रीन, उसका वेवलेंथ सबसे जो है एवरेज होता है, और इसीलिए वो आंखों को ज्यादा भाता है। हल्का नीला रंग का भी प्रयोग होगा कुछ डब्बों के लिए। तो इस तरह से देखते हैं, हमें ऊब महसूस नहीं होगी अब रेल के डब्बे में। तो हल्का नीला रंग और समुद्री ग्रीन कलर यूज किया जाएगा, अच्छा लगेगा। अब आइए, राज्यसभा के उपसभापति हेतु उम्मीदवार के तौर पर अभी देखते हैं इसी मॉनसून सेशन में 14 तो नहीं, 14 या 15 तारीख को ही एनडीए तो समझते हैं,
की तरफ से जो है जो उम्मीदवार बने वो, और जो क्या कहते हैं यूपीए की तरफ से जो उम्मीदवार बने वो। तो देखते हैं मनोज झा जो राजद, राष्ट्रीय जनता दल के, ठीक है, राज्यसभा के सांसद हैं, वो उम्मीदवारी पेश की, मनोज झा, जिनको बहुत सारे विपक्षी दलों का समर्थन मिला, ठीक है, लेकिन वो चुनाव हार गए और जनता दल यूनाइटेड के जो हैं जीत गए। ये तो आप मालूम होगा। तो अब अपना याद रखिएगा, और बहुत कुछ खेल हुआ है तो आप तो देख ही रहे हैं। अब आइए, सार्क की वर्चुअल बैठक 24 सितंबर को नेपाल के अध्यक्षता में हुई। लेकिन ये अध्यक्षता जो हुई ये वर्चुअल बैठक थी, जिसमें शिखर सम्मेलन नहीं था, ये विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था, सिक्योरिटी एडवाइजर्स के सम्मेलन थे। तो पहले क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सम्मेलन, फिर विदेश मंत्री, तो मंत्री स्तरीय थे। यह प्रत्येक वर्ष यूएनओ का जब सेशन शुरू होता है तो सार्क देश आपस में जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, जो सिक्योरिटीज कंसर्न हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। पर इस बार इन्होंने वर्चुअल किया है 24 सितंबर। पॉइंट क्लियर। अब आइए, 13 सितंबर की बात हम करने जा रहे हैं आपसे, ध्यान रखना है। 13 सितंबर, 13 सितंबर का है। कर्नाटक हाईकोर्ट कालबुर्गी बेंच ने स्टेटमेंट दिया है, दूसरी शादी पहली बीवी पर भयावह अत्याचार है। जरा गौर फरमाएंगे, कर्नाटक के हाई कोर्ट का प्रिंसिपल बेंच तो मालूम है आपको बैंगलोर में है, इसकी जो सब्सिडियरी बेंच है वो कालबुर्गी में है। और कालबुर्गी बेंच ने, जज साहब ने ये टिप्पणी की है कि पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी जो है पहली बीवी पर भयावह अत्याचार है। सही बात है, समझ आई बात। अब आइए अगली बात करें। जैसा कि आप जानते हैं, बाटला हाउस इनकाउंटर बहुत पहले हुआ था, जब हमारे मनमोहन सिंह की सरकार थी। बाटला हाउस के ऊपर कई किताबें लिखी गई, पिक्चर तक जॉन अब्राहम ने बनाए या उसमें काम किए। तो बाटला हाउस पर एक किताब आई है, बाटला हाउस एन इनकाउंटर दैट शुक द नेशन। बाटला हाउस जो एक ऐसा इनकाउंटर हुआ जो देश को हिला के रख दिया। बाटला हाउस एन एनकाउंटर दैट शुक द नेशन, रिटेन बाय रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, कर्नल सिंह। कर्नल सिंह ने लिखा है और ये बुक चर्चा में आ जाएगा। समझ आई बात हमें। अब अगले पॉइंट, नंदे, जो त्रिपुरा हमारा स्टेट है वहां भी हाई कोर्ट है 2013 से। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट के फिलहाल जो चीफ जज हैं वो हैं अकिल कुरैशी। अकिल कुरैशी, चलिए ये भी हम समझ गए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, ध्यान देना है आपको। अकिल कुरैशी, अब हम जो बात करने जा रहे हैं सुनिए। हमारे एक माननीय मंत्री महोदय हुआ करते थे, मिस्टर लेट अरुण जेटली जी। बहुत ही भद्र, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, नो डाउट। अरुण जेटली जी पंजाब, और उनकी शादी दिल्ली, उनकी शादी जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में हीरानगर एक मोहल्ला है, सेक्टर जो भी हो, तो हीरानगर में शादी हुई। तो इनका ससुराल जम्मू कश्मीर हुआ। तो जेटली जी तो चले गए, लेकिन स्पोर्ट्स में भी बहुत दिन रहे, क्रिकेट वगैरह इन सब में। तो जेटली जी का जो ससुराल है हीरानगर जम्मू कश्मीर में, वहां पर कुछ कार्य विशेष ये सरकार कर रही है, जरा सुनिए। अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोइंग टू बी कंस्ट्रक्ट एट हीरानगर सेक्टर जम्मू कठुआ रीजन in 270 canals land with cost of 200 crore rupees. Yesterday foundation stone laid. यानी अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है 200 करोड़ की लागत से, जो लगभग 270 कनाल, कनाल एक भूमि की मापन की इकाई है, पर बनेगी। यह जम्मू क्षेत्र के कठुआ संभाग के हीरानगर में बनेगी, जो अरुण जेटली जी का ससुराल होने की वजह से वहां पर एक यादें हैं, और जम्मू कश्मीर में बनाना ही है इसलिए बनाया जा रहा है। पॉइंट क्लियर। अब आइए, अब जो मैं बोल रहा हूं वो हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा, यूपीएससी को ध्यान में लेकर समझिए।
अमेरिका और मालदीव के बीच, मालदीव एक छोटा सा लोकतांत्रिक देश है, हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी लक्षद्वीप से अटैच्ड है। मालदीव में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं, कोई इशू नहीं है इस सब का। और वो अभी चाइना से बहुत पिसा है। चाइना ने वहां पर क्या कर दिया कि चाइना से करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने कर्ज लिया था, कर्ज दिया, सरकार ने लिया, वहां की प्राइवेट कंपनियां भी ली थी सरकार की गारंटी पर। जो कर्ज ली थी 1.5%, उसको बढ़ा के आपने कहा कि 2% इंटरेस्ट रेट अब देना है। और जो प्राइवेट पार्टी ने लिया था उसका 2% से 2.5% के आसपास इंटरेस्ट देना है। और ये कहा कि 74 करोड़ रुपए देन एंड देयर अभी विद इन द मंथ देना है। गला सूख गया मालदीव का, कोरोना में तो और सूख गया। क्योंकि कोरोना में हम देखते हैं क्या, तो मालदीव का 60% जो रेवेन्यूज जनरेट होता है वो टूरिज्म से होता है और फिर कुछ फिशिंग से होता है। तो टूरिज्म टोटल चौपट है, पर्यटन तो कुछ है नहीं कोविड की वजह से। ये पैसा कहां से लाएगी सरकार? तो मालदीव ने याद किया भारत को, और सौहर्ष हमारे मोदी जी ने एसबीआई के ट्रेजरी चालान के थ्रू एम्बेसी से ही उनको दिलवा दिया। एक दो नहीं, 250 करोड़ के आसपास का या उससे कुछ ज्यादा लोन दिया है। और इसे कहा गया है कि आप 10 साल में इसे चुकाइएगा, चिंता मत करिएगा, 10 साल में चुकाना है। तो ये बात की गई है। पॉइंट समझ में आई बात? 10 साल की बात कर दी गई है। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और इसी मालदीव में अभी अमेरिका के रक्षा मंत्री और मालदीव की रक्षा मंत्री, मालदीव की रक्षा मंत्री का नाम बड़ा अच्छा है, उनका नाम है मारिया दीदी। ओ मारिया गाना है सागर पिक्चर का, कमल हासन का, ओ मारिया। तो मारिया दीदी, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री of the USA come together to sign an agreement that is called the Defense Security Related Sign. इंडियन ओशियन में पीस एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके ये ट्रीटी साइन की गई है, चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो एक बड़ी बात है कि हमारे पड़ोसी मालदीव और अमेरिका के बीच में डिफेंस सिक्योरिटी कंसर्न ट्रीटी साइन हो चुकी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आप समझ गए। अब हम वेस्टर्न एशिया और इजराइल के संदर्भ में जाने से पहले चाहूंगा कि इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूं और नेक्स्ट की ओर बढ़ूं। ठीक है, टाइम मेरा ख्याल है ये हो रहा है, तो चलिए स्टॉप इट नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।